आज के व्लॉग में मैं बातचीत कर रहा हूं नेटो समिट के हवाले से और प्रेसिडेंट बाइडेन का स्टेप डाउन ना करना अगले इलेक्शन के लिए उसके हवाले से। और देखेंगे हम ये कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा अमेरिका को, अमेरिकन डेमोक्रेसी को। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मगर इन दोनों बातों की तफसीलात में जाने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पर्सनल चैनल ताहिर गोरा को भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ आप अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के अलावा आप हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए और उन पर अपने कमेंट्स भी दीजिए। बातचीत को आगे अब बढ़ाता हूं। बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेटो का समिट जो वॉशिंगटन में हुआ और उस समिट में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और नेटो के मेंबर देश इस वक्त 32 हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, नेटो 75 साल पहले सिर्फ और सिर्फ सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और इसका मकसद ये था कि सोवियत यूनियन की थ्रेट को चैलेंज किया जाए। फिर हमने देखा कि 1991 में सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद नेटो फिर भी बरकरार रही और एक समय ऐसा भी आया कि रूस यानी सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद रशियन फेडरेशन ने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिल के काम किया। लेकिन जब से क्रीमिया पे रशियन फेडरेशन ने 2014 में कब्जा किया, तब से रशियन फेडरेशन और यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न वर्ल्ड की ठन गई। लेकिन असल में अगर ठनी है तो वो यूक्रेन पर 2022 के अटैक के बाद ठनी है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लेने के बावजूद रूस के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड की बनती रही। रूस G8 का भी हिस्सा रहा और रूस को G8 से किक आउट किया गया जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन के कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया और जंग छेड़ दी। अब जो इजलास वॉशिंगटन में नेटो का हुआ है, नेटो की 75वीं एनिवर्सरी के मौका पे लगता है कि कोल्ड वॉर का ज़माना वापस आ गया है। वो इजलास मुकम्मल तौर पर रूस के ख़िलाफ़ था और 32 नेटो के जो देश हैं उन्होंने इनवाइट किया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, जो उनके डार्लिंग हैं, जिनको उन्होंने जंग में झोंका हुआ है। और इसी नेटो के एक मेंबर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, जो इस वक्त यूरोपियन यूनियन की जो रिवॉल्विंग इंटरिम लीडरशिप है उसको वो लीड कर रहे हैं इस साल, और वो नेटो के देशों से बहुत इख्तलाफ करते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत ही ग्रिलिंग इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कोई हैसियत नहीं, अमेरिका ने इस जंग में यूरोप को भी झोंक दिया है। ये उन्होंने साफ कहा अभी एक हफ्ता पहले इंटरव्यू में। और उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर इस जंग से पीछे हटेगा तो पीस हो जाएगा। और ये बात सिर्फ विक्टर ओरबान ही नहीं कह रहे जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बात अमेरिका के एक बार फिर से बन सकने वाले प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं और भी वेस्टर्न वर्ल्ड के लीडर ये बात कह रहे हैं। लेकिन नेटो के इस इजलास में रूस के खिलाफ फुल फ्लेज महाजराई थी। किसी हद तक मुझे तकरीरें सुनने के बाद एहसास हुआ कि जैसे नेटो रूस के खिलाफ अपने पुराने प्रोपेगेंडे को वापस ले आया है। मैं ये नहीं कहता कि रूस वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, वो भी कर रहा है। अब जाहिर है जब जंग छिड़ी हुई है तो जहां जंग का मैदान है वहां पे प्रोपेगेंडे का मैदान भी है, और ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इस बार नेटो के समिट में सिर्फ रूस को ही टारगेट नहीं बनाया गया, चीन को भी टारगेट बनाया गया है। और कहा जा रहा है कि चीन भी रूस को इनडायरेक्टली
वेपनरी और वेपनरी कंपोनेंट्स दे रहा है। अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं अमेरिका की और वेस्टर्न वर्ल्ड की चीन के साथ भी ठनी हुई है, वरना चीन जिस मुकाम पे आज है, जिस लेवल पे पावरफुल देश चीन है, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड ने ही उसको बनाया है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें चीन की अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ऑफ कोर्स चीन के लोगों का जो हार्ड वर्किंग होना है वो भी एक परफॉर्मेंस है, उनकी अपनी कनिंगनेस है। मैं यहाँ पे कनिंगनेस को पॉजिटिव मानों में कह रहा हूँ। इन सब के बावजूद अब देखने वाली बात यह है कि क्या इंडो पैसिफिक की जब बात नेटो के मुल्क कर रहे हैं, तो जिस देश के नाम से वो ओशन जाना जाता है, यानी इंडो पैसिफिक ओशन, उस देश को इस नेटो समिट में नहीं बुलाया गया, यानी इंडिया को इस समिट में नहीं बुलाया गया। मेरी इंफॉर्मेशन तो यही है कि उनको नहीं बुलाया गया। हो सकता है कि इंडिया के साथ अप्रोच किया हो, इंडिया को खुद सूट ना करता हो वहाँ पे आना, लेकिन इस समिट में इंडो पैसिफिक के जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको ज़रूर बुलाया गया है, जैसे जापान है, जैसे साउथ कोरिया है, जैसे न्यूजीलैंड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। मगर इंडिया का कंसर्न सबसे बड़ा कंसर्न है, इंडिया सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, मगर इंडिया की डिस्कशन नेटो में मैंने नहीं सुनी। तो बहरहाल इन्हीं दिनों जब नेटो का समिट हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मॉस्को में थे। मॉस्को के बाद वो ऑस्ट्रेलिया गए। बहुत उनके कामयाब दौरे रहे दोनों देशों के। पहले दिन के मॉस्को के दौरे के दौरान वेस्टर्न मीडिया ने एकदम से अपनी तलवारें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ निकाल ली थी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हग क्यों किया है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन अपने मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन से कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन, मैदाने जंग में मसाइल हल नहीं होते, तो उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड को जैसी चुप लग गई। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद नहीं की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त प्रेसिडेंट पुतिन के सामने यूक्रेन की एक तरह से वकालत भी की। ये प्रेसिडेंट पुतिन के सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड अपने डबल स्टैंडर्ड्स में किसी तौर भी पीछे हटने को तैयार नहीं, और नेटो समिट्स में भी हमें वो डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आए। आज के व्लॉग की दूसरी बात मैं प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जो बाइडन के हवाले से करूंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप चूँकि एक बार अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको प्रेसिडेंट आज भी कहा जा सकता है, लेकिन टेक्निकली वो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। इस पे थोड़ी सी मैं अपनी राय देने से पहले आपको फिर याद दिलाऊंगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पर्सनल चैनल ताहिर गोरा के नाम के पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट्स कीजिए। अब बातचीत हम करते हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन की हठ धर्मी के हवाले से। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 2 हफ्ते पहले जिस तरह बुरी परफॉर्मेंस दिखाई CNN की प्रेसिडेंशियल डिबेट में, उसके बाद अब बड़ी बड़ी आवाज़ें उनके अपने डेमोक्रेट्स के कॉकस से उठ रही हैं। उनके जो बड़े बड़े फाइनेंशियल सपोर्टर हैं वो ये बातें कर रहे हैं। अभी हॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार जॉर्ज क्लूनी ने साफ कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन को अब स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर यही आगे रेस लड़ते हैं तो हम हार जाएंगे। अब प्रेसिडेंट बाइडन ने एक इंटरेस्टिंग बात की है 2-3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि बस मुझे अगर खुदा ही आसमान से नीचे उतर कर रोके तो मैं रुकूंगा, वरना मैं नहीं रुकूंगा। तो इससे मुझे यूं लगा कि प्रेसिडेंट बाइडन अब अपने आप को खुदा का जानशीन समझ रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी के किसी शख्स की बात सुनने को तैयार नहीं, मैं अब खुदा की बात ही सुनूंगा, और वो भी तब जब खुदा अर्श से नीचे उतर के मुझे आकर समझाए। एनीहाउ, ये तो है प्रेसिडेंट बाइडन का हठधर्मी वाला मामला, मगर ये रियलिटी है कि उनके खिलाफ इस वक्त फजा बनी हुई है। और जब मैंने जॉर्ज क्लूनी का वो आर्टिकल पढ़ा
जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन, आप बड़े अजीम प्रेसिडेंट हैं। आपने 2020 में जब पावर संभाली थी तो आपने डेमोक्रेसी पे एहसान किया था, और अब आप हट जाएं, चूँकि आप हार जाएंगे तो डेमोक्रेसी को नुकसान हो जाएगा। तो मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि ये वही हॉलीवुड के एक्टर हैं जो अभी 2 हफ्ते पहले कंधे से कंधा मिला के प्रेसिडेंट बाइडन के साथ खड़े थे, और उस वक्त उन्हें प्रेसिडेंट बाइडन वीक नज़र नहीं आए। हालांकि प्रेसिडेंट बाइडन जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से उनके जो वीकनेस के सिंबल्स हैं वो साफ दिख रहे हैं टेलीविज़न की स्क्रीनों पे। और जॉर्ज क्लूनी और उन जैसे लोग उनके करीब होने के बावजूद समझ नहीं सके। मैं नहीं समझता कि उनको एकदम से ये रेवोल्यूशन हुई है कि बाइडन कमज़ोर हो गए हैं। उनको ये एहसास हो रहा है कि पोल्स में प्रेसिडेंट बाइडन के नंबर नीचे आ रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस डाउन से डाउन होती चली जा रही है। हत्ता कि नैन्सी पेलोसी ने भी कह दिया कि प्रेसिडेंट बाइडन को जल्दी फैसला करना चाहिए और अब इसमें देरी नहीं करना चाहिए। और भी डेमोक्रेट्स के कई कांग्रेसमैन और सेनेटर ने इस पे अपनी टिप्पणी दी है। अब प्रेसिडेंट बाइडन की तो ये कोशिश होगी कि अगर मैं डूब रहा हूँ तो भले से देश भी डूबता रहे। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश हो, इतना पोलराइज क्यों हो गया है? लोगों को क्यों एहसास होता है? अब इन बड़े बड़े लीडर्स को इस बात का एहसास क्यों होता है कि भाई हम ही डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, जैसे बाइडन का ख्याल है, बाइडन के सपोर्टर्स का ख्याल है। इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप का भी यही ख्याल है, उनके सपोर्टर्स का भी यही ख्याल है। अब दुनिया की डेमोक्रेसी इतनी फ्रेजाइल हो गई है कि अमेरिका जैसे देश में जहाँ पे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो प्रेसिडेंट बनता है उसको 50% वोट भी नहीं मिलते, उसको हार्डली 30% के आसपास वोट मिलते हैं। जो हारता है उसको भी 1-8% कम, यानी उसको भी 30% वोट मिलते हैं, और 30 to 40% वोट किसी को भी नहीं मिलते, वो वोट डालने के लिए आते ही नहीं है। तो जो 30% का नुमाइंदा होता है, चाहे वो बाइडन हो चाहे वो ट्रंप हो, वही रखवाले बन जाते हैं डेमोक्रेसी के। यही हाल दुनिया के दूसरे देशों का है जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी है। और फिर ये डेमोक्रेसी भी इतनी मैनूवरिंग, इतनी इंजीनियर्ड हो चुकी है कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट मर चुकी है। पावर हंगर की जो स्पिरिट है वो आगे बढ़ रही है। ये वही पावर हंगर है जो प्रेसिडेंट बाइडन को स्टेप डाउन नहीं होने दे रही। अब देखते हैं आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट बाइडन पे कितना प्रेशर और माउंट होता है, डेवलप होता है कि वो बिल आखिर इस रेस से बाहर निकल जाएं। अगर वो फर्ज मुहाल इस रेस से बाहर निकल भी जाते हैं तो दूसरा बड़ा नाम कमला हैरिस का है, जो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं। और भी कई नाम सामने आ रहे थे, कुछ सेनेटर्स के, कुछ कांग्रेसमैन के, और सबसे बड़ा नाम मिशेल ओबामा का था, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की वाइफ हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि अगर वो कैंडिडेट बन जाती तो वो ट्रंप से ज़्यादा उनके पास पोल्स जो उस वक्त दिखाए जा रहे थे परसेंटेज थी। लेकिन ये भी सारे का सारा गोरख धंधा है पोल्स का भी, चाहे मिशेल ओबामा के पोल्स हों, चाहे कमला हैरिस के पोल हों, और चाहे सदर ट्रंप के पोल्स हों। इस सारी सिचुएशन में हमने ये देखना है कि अब अमेरिका की डेमोक्रेसी किस तरफ जाती है। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। इस वक्त अमेरिका के 2 बूढ़े वाइट मैन रेस में हैं और एक निस्बतन साउंड हालत में है, उसकी बड़ी फॉलोअरशिप है यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की, और दूसरे की भी अच्छी खासी फॉलोअरशिप है, वो हैं प्रेसिडेंट बाइडन। अब प्रेसिडेंट बाइडन क्या अमेरिका की इस लीडरशिप की रेस से स्टेप डाउन होते हैं या नहीं? अगर होते हैं तो होने के बाद अमेरिका में उनकी पार्टी को और उनके चाहने वालों को कितना फ़र्क पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर वो स्टेप डाउन नहीं होते तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वो बातें हैं जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। मेरी ज़ाती राय में प्रेसिडेंट बाइडन स्टेप डाउन हो रेस से या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका को उसकी डीप स्टेट चला रही है और प्रेसिडेंट
बाइडन के दोबारा री इलेक्ट होने की सूरत में जंग चलेगी यूक्रेन में और कशमकश भी चलेगी। फ़र्ज़ कीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर से इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर इस जंग पे कितना फ़र्क पड़ेगा। ये वो बातें हैं जो हम आने वाले दिनों में देखेंगे और सोचेंगे कि आफ्टर ऑल अमेरिका की इस इंजीनियर्ड और मैनूवर्ड पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी अमेरिका में कितनी आगे जाती है, क्योंकि अमेरिका ने डेमोक्रेसी का ठेका लिया हुआ है और पूरी दुनिया को अमेरिका लेक्चर देता है। खुद अब अमेरिका की डेमोक्रेसी बहुत फ्रेजाइल हो चुकी है। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.